आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेसन एग्रीकल्चर, कृषि। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर इज द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। भारत के लिए जो वर्ल्ड के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको इस लेसन के बारे में ओवरव्यू बताएंगे कि इस लेसन में हमें एक्चुअली पूरे लेसन में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारत की कृषि की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसका सलूशन देने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स, क्या क्या मेजर्स लिए गए। फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सीजन के बारे में कि जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इनके सब के बारे में देखेंगे। और लास्ट में इस लेसन के बारे में कि जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, जो रिफॉर्म हुए हैं, इन सब में को इनका सबका भारत की इकोनॉमी पे या विश्व की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में कि अगर देखा जाए तो इंडिया 1950 के आगे वाले डिकेड में जब हम लोग रिपब्लिक हुए थे, तो उस समय हमारे यहाँ की जो फूड ग्रेन्स का अंडर कवरिंग एरिया था वो 76.7% था, और जबकि 1945 में ये 66.9% था। अब आप देखें कि और उस समय हमारी पॉपुलेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी की आज है, लेकिन तब भी उस समय हम लोगों के पास फूड ग्रेन्स की स्कार्सिटी हुआ करते थे। अब एग्रीकल्चर में देखें तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं, हर्ब हैं, लेकिन अगर जनरल वे में देखा जाए तो जो कृषि है, अगर भारत के परसेप्शन में देखा जाए तो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। भारत रियल भारत, ओरिजिनल भारत गांवों में निवास करता है, रेजिडेंट करता है, और 65% पॉपुलेशन गांव में ही रहती है। और हर व्यक्ति की जो फंडामेंटल नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसमें से सबसे पहले आता है रोटी, और वो रोटी हमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिल सकती है। मीन्स रोटी अगर हमें खाना है तो उसके लिए हमें व्हीट की क्रॉपिंग करनी होगी, तब उसको ग्राइंडिंग करके प्रिपेयर करके हम लोग खाते हैं। तो गाइस, हम सब देखते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आवर एग्रीकल्चर सफर फ्रॉम कॉन्टेंट सर्टेन प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स मीन्स जो हमारे यहाँ किसान हैं, जिसपे वो अपनी क्रॉपिंग करते हैं, जिसपे वो सारी चीजें करते रहते हैं, उस वो जो है कई छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड है, जिससे कि उनको क्रॉपिंग करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में रहता है। कहीं यहाँ पे जाना पड़ता है, फिर उस प्लॉट पे जाना पड़ता है, फिर उस फील्ड में जाना पड़ता है। उसकी साइज अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आइडियल साइज दिया गया है, उसका जो लैंड है उसकी मेजरिंग करने के लिए हेक्टेयर की यूनिट है। अब इंडिया में क्या है कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं, कह सकते हैं कि 70-80% जिनके पास 1 हेक्टेयर लैंड ही नहीं है। सबके पास, और जिनके पास है वो लैंड ओनर बने बैठे हैं, सबको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके दे देते हैं। दूसरा है डिपेंडेंस अपॉन रेन। डिपेंडेंस अपॉन रेन, जो भारत की कृषि है वो ज़्यादातर मानसूनी रेनिंग पे डिपेंड करती है। अब जैसे देखें कि हमने अगर व्हीट की क्रॉपिंग करती है और उस समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में अगर बारिश ना हो, तो अगर हमारे पास इरिगेशन के इक्विपमेंट नहीं रहेंगे तो हमारी क्रॉप्स नष्ट हो जाएगी। तीसरा है कि जैसे सब्सटेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि की समस्याएं हैं, जो आजीविका का संकट है। जैसे बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो कृषि का कार्य कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ एकदम हेल जैसे है, क्योंकि उससे उनकी पर्सनल नीड पूरी नहीं हो पा रही है। अब लो सॉइल फर्टिलिटी, जो भारत की जो क्वालिटी है सॉइल की, उसमें
कहीं कहीं तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में उसकी फर्टिलिटी कम। फर्टिलिटी मीन्स उर्वरकता, उसका उपजाऊपन। अब ये जो समस्याएं हमने आपको बताई, अब इन समस्याओं से बाहर आने का, इनसे बाहर निकलने के लिए क्या 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 स्टेप लिए गए इम्प्रूवमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम सुधार करने के लिए देखेंगे, तो सबसे पहले कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जैसे कि किसानों की जमीन को एक साथ करके उसको चारों तरफ से मेड़बंदी कर दी जाए, बाउंड्री बना दी गई, जिससे जो उनके छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड थे उसको इकट्ठा करके एक साथ कर दिया गया, जिससे उनको खेती करने में, सारी चीजों को व्यवस्थित करने में आसानी होने लगी। दूसरी चीज कि जो लैंड ओनर थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनको हटाया गया। दूसरा टेकन कह सकते हैं, मेजर टेकन जो इम्प्रूवमेंट के लिए मेजर स्टेप लिया गया, उसमें एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जो जमींदारी सिस्टम था उसको हटाया गया। फिर तीसरा क्या किया गया कि कुछ फिक्स प्राइस सेट की गई, जिससे कि जो पीजेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके, और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए चलाए गए जैसे उनको बताया गया कि गेहूं, चावल, दाल, इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें होती हैं, वेजिटेबल्स की क्रॉपिंग कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में कुछ जन जागरूकता प्रोग्राम किए गए। जैसे पहले क्या होता था कि गेहूं की खेती हो जाती थी और उसमें कोई डिजीज हो जाती थी, तो लोगों के पास उसके ट्रीटमेंट नहीं थे। जब ट्रीटमेंट नहीं थे तो फसलें नष्ट हो जाती थी, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता। और इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे पहले क्या था कि आक्स हो, लेदर बैग, इनके माध्यम से खेतों की जुताई, फसल की सिंचाई, ये सारे काम होते थे, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जैसे थ्रेसिंग होता था, एक बीघे गेहूं की क्रॉप्स को थ्रेसिंग करने के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लग जाते थे। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए इक्विपमेंट आ गए, जिससे कि जो 1 बीघे का काम 15 दिन में होता था, वो आजकल आप देखेंगे कि वो 1 से 1.5 घंटे में, 50 मिनट में वो काम हो जाता है। और नया स्टेप क्या लिया गया कि कुछ क्रॉप्स को तो इंश्योर्ड किया गया, मतलब एक इंश्योरेंस एग्रीकल्चर की स्कीम चलाई गई, कह सकते हैं कि क्रॉप्स इंश्योरेंस किया गया, जिससे कि किसानों की समृद्धि को, मान लीजिए उनकी फसल नष्ट भी हो जाए तब भी उनको आजीविका का संकट ना आए। इस तरीके से देखेंगे तो ये तो हो गया इंस्टीट्यूशनल सुधार, जितना मैंने भी बताया। अब है टेक्नोलॉजिकल सुधार। टेक्नोलॉजिकल सुधार में जैसे मैंने भी बोल दिया कि इक्विपमेंट आ गए, ओल्ड ट्रेडिशन, मॉडर्न ट्रेडिशन। पहले क्या था कि सब कुछ ह्यूमन बीइंग पे ही डिपेंडेंट था, आजकल क्या है कि सारी मशीनरियां आ गई है, उससे पूरा सिस्टम जनरेट किया गया है। हेल्प करने के लिए बहुत सारे योजनाएं आ रही हैं, जैसे आपने सुना होगा KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। इससे क्या था कि पहले क्या था कि लोग जमींदार के चंगुल में फंस जाते थे, फसल बुआई से पहले जाते थे, और फसल की बुआई के बाद जो पैसा उनसे लेते थे, बारो करते थे, अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती थी, ब्याज भी चलता रहता था, वो जब कर्ज नहीं दे पाते थे तो उसी कर्ज के बोझ में दब जाते थे। इससे बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने KCC शुरू किया, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें किसानों को कम मात्रा में, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा उपलब्ध कराया जाता है, धन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो अपनी क्रॉपिंग को कर सके। इसी तरीके से देखा जाए तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई, पायस जिसको बोलते हैं। इन सबको जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ फार्मिंग। काइंड्स ऑफ फार्मिंग, काइंड्स ऑफ फार्मिंग। एज यू नो, आप देखते होंगे कि अगर हम लोग ज़्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं कि कृषि कैसे की जाती है, कृषि के बारे में इसमें से जानना है। जैसे जनरली देखा जाए तो फार्मिंग जो है 2 टाइप्स की है, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है इंटेंसिव। एक है प्रिमिटिव फार्मिंग मेथड, दूसरा है इंटेंसिव फार्मिंग मेथड। तो सब फर्स्ट हम लोग जानेंगे प्रिमिटिव फार्मिंग मेथड के बारे में। प्रिमिटिव का सेंस है यहाँ पे प्राथमिक ही। अब प्रिमिटिव में समझे
कि जैसे कोई किसान जो फार्मिंग कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए क्रॉपिंग करे, अपनी फैमिली के लिए। जैसे मान लीजिए कि उसके घर में 4-5 मेंबर हैं, वो 4-5 मेंबर को ध्यान में रख करके एक बीघे मतलब उतनी ही क्रॉपिंग करता है जिससे कि उसकी लाइवलीहुड की प्रॉब्लम ना हो, उसका भरण पोषण हो जाए और उसको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जो सेल्फ के लिए क्रॉपिंग की जाती है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है प्रिमिटिव। और दूसरा जो है इंटेंसिव फार्मिंग मेथड। इंटेंसिव फार्मिंग मेथड में क्या होता है कि लोग अपनी आवश्यकता से अधिक, मतलब एक तरीके से कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि जैसे कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग के थ्रू कि जिससे कि उनको कुछ अर्निंग भी हो जाए, उस तरीके की भी खेती करने लगे। जब अपने से हट करके मतलब सबके लिए, मतलब कि अगर हमारे पास कुछ सरप्लस होगा तो उसे हम सेल कर देंगे तो हमें उसके बदले में पैसा मिल जाएगा, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है इंटेंसिव। उसके लिए क्या किया जाता है? इंटेंसिव फार्मिंग मेथड। और पहला था प्राइमरी, या कह सकते हैं प्रिमिटिव। अब बात आती है, अब इसी में बुक में ही दिया गया है आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे 9th में भी आपने पढ़ा था, 9th वाले चैप्टर में हिस्ट्री में था, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था? एक एंशिएंट फार्मिंग मेथड था। इसमें एक सेम लैंड पे एक बार क्रॉपिंग की जाती थी और नेक्स्ट क्रॉपिंग टर्न आने के पर उस लैंड को वैकेंट छोड़ दिया जाता है। 2-3 पैटर्न के बाद उसकी फिर से पुनः खेती की जाती है। अभी होता कैसे था, जैसे एंशिएंट टाइम पे जैसे बंजारी लोग थे या दलित लोग थे जो एक जगह पे रेजिडेंस नहीं होते थे, वो लोग जब जाते थे तो कहीं जंगलों को पहले कट करते थे, एरिया को प्लेन करते थे, वहां पे आग लगा करके उसकी लकड़ियों को पत्तियों को जला देते थे। फिर प्लगिंग करके रेनी सीजन आने के बाद जब पानी बरस जाता था तो पानी बरसने के बाद उसमें मॉइस्चर होता था तब उसमें फार्मिंग करते थे। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लोकली अपने यहाँ इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपने भारत देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। विश्व के और अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों में जाना जाता है। जैसे मेघालय, असम, मिजोरम, इन सब जगहों पे शिफ्टिंग को झूमिंग बोला जाता है। मेघालय, असम, मिजोरम में इसको क्या बोला जाता है? झूमिंग। मणिपुर में पामलो, बस्तर में दीपा, बस्तर जो छत्तीसगढ़ में था। ऐसे ही देखेंगे तो अगर सेंट्रल अमेरिका की बात की जाए या अंडमान, पहले इंडिया में देखिए तो अंडमान निकोबार में इसको मिल्पा बोला जाता है। वेनेजुएला सेंट्रल अमेरिका में कोनोगू के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में रोका के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रियों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि जो कमर्शियल फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कमर्शियल फार्मिंग देखा जाए तो आजकल की जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जो न्यू मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, उसी को जनरली हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज कमर्शियल फार्मिंग। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता है और उस प्रॉपर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारी क्या होती है? कमर्शियल फार्मिंग। अब आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं इसके बारे में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में देखा जाएगा तो बागवानी फसलों में देखा जाए तो इसका जो कवरिंग एरिया है ये भी भारत में बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत सारे वर्करों को काम मिलता है। इसमें प्लांटेशन में क्या होता है कि जनरली साल भर में एक ही फसल आती है और कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग में जैसे आपने देखा होगा रबर, कॉफी, टी, एप्पल्स, ऑरेंज, कोकोनट, शुगर केन, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ये सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। जैसे अगर हम स्पेसिफिक टी के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ दार्जिलिंग चाय के लिए, कॉफी के लिए, असम में है दार्जिलिंग, चाय कॉफी के लिए असम और दार्जिलिंग में चाय कॉफी के लिए प्लांटेशन किया जाता है।
रबर के लिए नीलगिरी हिल्स में, ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एग्रीकल्चरल सीजन, उसके साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग।